हेलो जय श्री एलसी। हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो मिड सेशन का अगला पेपर पार्ट सेकंड आ गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। होप आपने काफी कुछ सीखा होगा इस मिड सेशन से, काफी अच्छे कंसेप्ट आपके बन गए होंगे। और फिर से एक कमिटमेंट सीएलसी आपसे करता है कि 4 मई 2025 से पहले आने वाले जितने भी पेपर हैं हम वेरिएंट टाइप ऑफ क्वेश्चन और डिफरेंट कंसेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे और ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता में मील का पत्थर भी साबित होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आज अपना मिड सेशन टीएस का 30/36 पेपर होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अफेक्ट एंड मेंटेन आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ को बनाए रखने में कौन सा सिस्टम जो है वो हेल्पफुल होगा। बगल में हिंदी है, वो भी आप देखते रहें। तो इसमें पहले ऑप्शन में देखें सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है, इसका रोल नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें दिया हुआ है, इसका रोल नहीं है। ठीक है जी, तो ऑप्शन बचे ये दो, न्यूरल, एंडोक्राइन और सर्कुलेटरी। वापस सर्कुलेटरी आ गया इसके अंदर, तो हमारा बचा कौन सा, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये क्वेश्चन आपके सामने और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। पूरी लाइफ साइकिल जो डायग्रामेटिक रूप से एनसीईआरटी ने फोकस किया है उस डायग्राम को भी अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वहां से कोई पार्ट उठाकर क्वेश्चन के डायग्राम के रूप में भी दे सकता है और कुछ लेबल्ड चीजें ABCD लेबल करके कुछ भी पूछा जा सकता है। उस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लें। तो इसमें अगर इन चीजों को हम अरेंज करें तो पहला ऑप्शन ही देख लें। सबसे पहले कह रहा है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ पैरासाइट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट। ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो मॉस्किटो जिसकी सलाइवरी ग्लैंड में ऑलरेडी क्या पाए जा रहे हैं, स्टेजेस पाई जा रही हैं, स्पोरोजोइट फॉर्म पाए जा रहे हैं, वो इंजेक्ट करेगा, वो काटेगा किसी भी ह्यूमन बॉडी को। इसका मतलब सबसे पहले फोर्थ तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, और वो ऑप्शन देख लें कि स्पोरोजोइट प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम ऑफ मैन। ये नंबर 1 स्टेज बनती है। इसका मतलब सबसे पहले थर्ड आना चाहिए। थर्ड का मतलब ये वाला हो गया। क्रॉस चेक कर लें, जो इंजेक्ट किया ब्लड में चला गया स्पोरोजोइट। उसके बाद फिफ्थ का मतलब स्पोरोजोइट लीव द ब्लड स्ट्रीम और एंटर कर जाता है कहां पर, लीवर सेल में। साइटोकिनिन साइकिल्स जो है वो ऑपरेट होंगी यहाँ पर। फिफ्थ आ गया। फिफ्थ के बाद में फर्स्ट पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल एंड अल्टीमेटली कॉजिंग रप्चरिंग ऑफ द सेल। पहले लीवर की साइकिल चलेगी, उसके बाद आरबीसी को इन्फेक्ट ये करेगा। थर्ड के बाद में, फर्स्ट के बाद में देखें 7th आना चाहिए, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द आरबीसी। लीवर सेल में हो गया। अब आरबीसी में एसेक्सुअल साइकिल अपनी चलाएगा, रिजल्टिंग इन ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी और कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी। और रिलीज हुआ पैरासाइट नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी ब्रस्ट होगा, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे। इसके बाद 8 नंबर आना चाहिए। 8 का मतलब गेमेटोसाइट डेवलप इन द आरबीसी। इसका मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, गेमेटोसाइट कहां बनती हैं, तो ह्यूमन की आरबीसी जो है वहां पर गेमेटोसाइट स्टेजेस डेवलप होती हैं। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टेक अप गेमेटोसाइट। फीमेल मॉस्किटो दोबारा काटेगा और ह्यूमन बॉडी में जो गेमेटोसाइट डेवलप हुए हैं उन्हें अपने अंदर ले लेगा और ये फिर कहां पहुंचेंगी, गट में पहुंचेंगी, मॉस्किटो के गट में। इसका मतलब अब क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 का मतलब फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ पैरासाइट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट। और लास्ट में हो जाएगा मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट, जो स्पोरोजोइट है वो इंटेस्टाइन गट रीजन से माइग्रेट करेंगी और कहां जाकर स्टोर हो जाएंगी, इस फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड में। वापस ये किसी दूसरे इंडिविजुअल को काटेगा और साइकिल जो है वो ऑपरेट होती चली जाएगी। करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हमें खोजना है। स्किन और म्यूकस कोटिंग ऑफ गट आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर। स्किन भी है, म्यूकस कोटिंग भी है, ये फिजिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सलाइवा एंड टीयर कंटेन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम विच प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो हमारे सलाइवा में और हमारे टीयर्स में क्या पाए जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम, लाइसोजाइम की प्रेजेंस होती है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। सही है। पीएमएनएल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जो बी ग्रेनुलोसाइट है वो सारी कैसी होती हैं, पीएमएनएल कहलाती है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कहलाती हैं। और न्यूट्रोफिल्स में 3 to 5 लोब न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड मोनोसाइट आर साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर तो वो होते हैं जो
वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सीक्रेट होते हैं। इंटरफेरोन की बात अगर आएगी तो साइटोकाइन बैरियर आएगा, इसका मतलब ये साइटोकाइन बैरियर की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मैक्रोफेज विच प्रोड्यूसेस इंटरफेरोन्स, मैक्रोफेज इंटरफेरोन नहीं, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो इंटरफेरोन सीक्रेट करती है, फर्दर उस इन्फेक्शन को जो अदर फ्रेश सेल हैं उनमें होने से रोकती है, तो ये गलत हो गया। इंटरफेरोन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। इंटरफेरोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर दो ऑप्शन के रूप में, इसका मतलब एक बार वापस देखें पहले दोनों ऑप्शन, स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ गट आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर, ठीक है। स्लाइवा एंड टीयर कंटेन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम विच प्रिवेंट ऑल माइक्रोबियल ग्रोथ, ये भी प्रिवेंट करता है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर जो है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर यस यहां पर इनकरेक्ट है। स्पेशली ध्यान रखिए जब भी नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन आता है तो वहां पर इनकरेक्ट को हाईलाइट करते हैं। हमारे इनकरेक्ट कितने हैं, करेक्ट तो 3 हो गए, इनकरेक्ट हो गए थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 49, ईच एंटीबॉडी हैज, प्रत्येक एंटीबॉडी की अगर बात करें तो वाई शेप की ये एंटीबॉडी बनी थी, ठीक है। ये इसकी हैवी चेन कहलाई थी, ये इसकी लाइट चेन कहलाई थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ईच एंटीबॉडी हैज कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, इसका मतलब 6 हटा दो, 2 हटा दो, 5 हटा दो, आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट क्रॉस चेक कर लें। और उसमें कह रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और उसके बाद में 2 स्मॉल चेन कॉल्ड लाइट चेन कहलाती हैं, और 2 हैवी चेन्स जो हैं, जो लार्जर चेन है उन्हें हैवी चेन कहते हैं। इसीलिए H2L2 के रूप में एंटीबॉडी को फॉर्मूले के रूप में डिनोट किया जाता है। H2 का मतलब 2 हैवी हो गई, L2 का मतलब 2 लाइट चेन हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट अबाउट द सर्टेन ऑर्गन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ फीचर्स बताए हैं किसी ऑर्गन के और इसके अकॉर्डिंग हमें उस ऑर्गन का नाम बताना है। इट इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, थाइमस लोब्ड स्ट्रक्चर है, टॉन्सिल नोड है, ये बीन शेप नहीं होता है, अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो आंसर क्या जाना चाहिए, स्प्लीन जाना चाहिए, क्रॉस चेक करेंगे। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट और फेगोसाइट पाई जाती हैं स्प्लीन के अंदर, यस। इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ब्लड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म है तो ये एक प्रकार से क्या बनेगा, लिम्फ नोड फॉर्म बन गई, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन भी बन गया, और यहाँ पर इनको फिल्टर किया जाता है। लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट, एनीमिक कंडीशन होने पर स्प्लीन स्क्वीज हो जाता है और एक्सेस ऑफ आरबीसी को ब्लड में रिलीज कर देता है, ये भी सही है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ये कहलाता है, ठीक है जी। तो ये अपना आंसर चला जाएगा फोर्थ। 51, एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एड्स के अंदर क्या होगा, जो इन्फेक्ट एचआईवी वायरस जो है वो बॉडी में एंटर करेगा, मैक्रोफेज में जाएगा, मैक्रोफेज के अंदर जो उसका खुद का वायरल डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट करेगा मैक्रोफेज के अंदर, और वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा वायरल आरएनए, एचआईवी का कन्वर्ट हो जाता है वायरल डीएनए के अंदर। वायरस के अंदर वायरल आरएनए था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वायरल डीएनए के अंदर, और ये वायरल डीएनए फर्दर इन्फेक्ट करेगा और अनेक माइक्रोफेजेज को, इसीलिए मैक्रोफेजेज को एचआईवी फैक्ट्री के नाम से जाना गया था। और अब साइमल्टेनियसली यही एचआईवी वायरस जो है ये एंटर कर जाता है हेल्पर टी सेल के अंदर, और उन हेल्पर टी सेल के काउंट को कम करने लगता है। इसका मतलब एचआईवी इन्फेक्शन में एड्स के दौरान हेल्पर टी सेल का नंबर जो है वो डिक्रीज दिखाई देगा, तो डिक्रीज इन हेल्पर टी सेल, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, एड्स से रिलेटेड ही ये स्टेटमेंट है, इनको ध्यान से देखें और क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन खोजना है। इन इंडिया नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs are doing a lot to educate the people about the AIDS, तो एड्स के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य है ये एजेंसीज हो गई। टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल, जब भी कोई नीडल इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस इंजेक्शन को सिंगल टाइम ही यूज किया जाना चाहिए, उसके बाद डिस्पोज कर दें उसको। और सिरिंज इन हॉस्पिटल, यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग दी सेक्स, तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो उस समय कंडोम का यूज किया जाना चाहिए। और कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज इज नेसेसरी, इसका मतलब कुछ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर होते हैं जो कॉमन इंजेक्शन को शेयर करते हैं ड्रग को वेन में पहुंचाने के लिए, तो वो कंट्रोल किया जाना चाहिए। वैसा
ड्रग अब्यूज जो है वो कंट्रोल किया जाना नेसेसरी है, ये भी सही है, ये भी सही है। 1 दिसंबर जो है वो वर्ल्ड एड्स डे के नाम से मनाया जाता है, और एड्स इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन नंबर ऑफ किलर टी सेल, नहीं हेल्पर टी सेल। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था, तो 1 2 3 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 1 2 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट, द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसरस सेल प्रोड्यूस मास ऑफ सेल कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? तो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है और इसमें प्रोलिफरेशन है कैंसरस सेल का, इन्हें नियोप्लास्टिक सेल कहा जाता है, और नियोप्लास्टिक का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये कार्सिनोजन एजेंट हो गए जो कैंसर कोज करते हैं। प्रोटोऑन्कोमास, किसी भी नॉर्मल सेल में प्रोटोऑन्कोजिन या सी-ऑन्कोजिन पाई जाती हैं, और उनकी जो फॉर्म होती है वो प्रोटोऑन्कोमास होती है, वो एक्टिवेट होकर किसमें, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, तो ये आंसर भी नहीं जाएगा। मेटास्टेसिस, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है किसी भी कैंसर सेल की एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, और ये जो डेफिनेशन है ये किसको इंडिकेट कर रही है? नियोप्लास्टिक सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैंसर के रेस्पेक्ट में हमें सही का चुनाव करना है। देखें, कैंसर ट्यूमर आर ऑफ 2 टाइप, बेनिग्न और मैलिग्नेंट कहलाते हैं। अगर लोकलाइज्ड हैं, एक ही जगह रहते हैं तो बेनिग्न है, और एक जगह से ब्लड फ्लो के साथ में दूसरी जगह चले जाते हैं तो मैलिग्नेंट कहलाते हैं। ज्यादा लीथल फॉर्म कौन सी बनती है? मैलिग्नेंट। which are formed because cancerous cell lost the property of contact inhibition। तो ट्यूमर बनने का, कैंसर सेल बनने का कारण ही क्या है? हर नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सेस ग्रोथ को, अपनी नियर बाई सेल की एक्सेस ग्रोथ को रोकती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी के द्वारा, लेकिन कैंसर के केस में वो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, तो ये पहला वाला तो करेक्ट हो गया जी। बेनिग्न ट्यूमर आर लोकलाइज्ड ट्यूमर एंड कॉजेज लिटिल डैमेज, ठीक है, लोकलाइज्ड है, एक ही जगह रहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर लाइक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जो है वो मेटास्टेसिस दिखाता है, ये भी सही है। कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको कॉजेज द लंग कैंसर, जो स्मोक के अंदर, स्मोकिंग जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गई, उनके अंदर पाए जाने वाले कैंसर कॉजिंग एजेंट जो है वो लंग कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, सही है। एक्सरे गामा रेज और आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट, हाँ जी, यहां पर देखें एक्सरे गामा रेज और आयोनाइजिंग है, लेकिन अल्ट्रावायलेट कैसी है? नॉन आयोनाइजिंग है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर किस में शामिल कर लिया? आयोनाइजिंग में शामिल कर लिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर चुनना है, तो करेक्ट तो हो गया 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रक्चर दिया है आपके सामने, 2 स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने बताए, एक कैनाबिनोइड क्रीफॉर्म का है और दूसरा जो है वो मॉर्फिन का है। और याद करने के तरीके से ऐसे बोल देंगे, ज्यादा बेंजीन रिंग तो मोर, मोर का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा बेंजीन रिंग जिसमें है वो मॉर्फिन बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका कहलाता है? मॉर्फिन कहलाता है। और मॉर्फिन जो है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है? लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमिनिफेरम। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन चला जाए। नेक्स्ट, वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इंक्लूड, ठीक है जी, तो नशीली दवाओं और अल्कोहल के दुरुपयोग के चेतावनी संकेतों में शामिल है शैक्षणिक प्रदर्शन में उत्कृष्टता नहीं आएगी, गिरावट आनी चाहिए उसके अंदर, तो एक्सेल नहीं आना चाहिए, ये गलत हो गया पहला। अब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेजेस, ऐसे जो अब्यूजर होते हैं वो अपने डेली रूटीन को छोड़कर स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेजेस नहीं जाते हैं, तो उसके टुवर्ड इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाता है, बात सही है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर वगैरह नहीं लेते हैं, तो ये भी सही है। आइसोलेटेड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं और थके हुए महसूस करते हैं। एग्रेसिवनेस और रिबेलियस बिहेवियर, विद्रोही व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, ये भी ड्रग अब्यूजर के लिए सही हो गया। तो करेक्ट ही हमें देखना है, करेक्ट का मतलब 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 ऑप्शन का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एआर, जो रिसेंटली इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एआर हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, वैसा ही एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखें इसको। एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय बी सेल, तो बी सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, बिल्कुल ठीक है। बी सेल वर्क चीफली बाय सीक्रेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्लूइड, इसीलिए AMIS में रोल कहलाता है किसका? बी सेल का। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन गया, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया किसका? ए का। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन फॉर द सेकंड टाइम एलिसिट ए हाईली इंटेंसिफाइड,
कोई भी पैथोजन, जैसे वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल यही है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वैक्सीन इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवा दी, ह्यूमन के या जो जिस भी बेबी को वैक्सीन प्रोवाइड करवाया गया है उसकी बॉडी उस इनएक्टिवेटेड फॉर्म को आइडेंटिफाई करती है, और वैसा ही एंटीजन जब एक्टिव फॉर्म में बॉडी में एंटर करता है तो तुरंत उसे पहचान लेती है मेमोरी के बेस पर, प्रीवियस मेमोरी के बेस पर, और लार्ज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये प्रिंसिपल बनता है किसका, वैक्सीनेशन का। तो बिल्कुल ठीक है कि पैथोजन जब दूसरी बार एंटर करेगा तो जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो कैसा होगा, दूसरी बार अत्यधिक तीव्र प्रकृति का होगा, इंटेंसिफाइड होगा, सही है। द वैक्सीन जनरेट B and T cell that recognize pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invade with the massive production of the antibody। इसका मतलब B सेल और T सेल, T में भी T मेमोरी सेल्स जो है वो B मेमोरी सेल और T सेल, T किलर जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं। तो ये भी सही हो गया कि सेकंड एनकाउंटर जब होगा तो उनको डिस्ट्रॉय मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी कौन करवाएगा, बी सेल करवाएगा। बी को एक्टिवेट करने का काम किसका हो गया, ए टाइप ऑफ टी सेल का हो गया। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और दोनों स्टेटमेंट सही का मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो गया अपना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 59, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इम्यूनिटी के रेस्पेक्ट में दिया गया है, और अब देखें करेक्ट इसमें कौन सा है। इन्नेट इम्यूनिटी इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। जन्म जात जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, वो डिफरेंट बैरियर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। फिजियोलॉजिकल हो गए, फिजिकल बैरियर्स हो गए, ठीक है, ऐसे ही सेलुलर बैरियर हो गए, साइटोकाइन फॉर्म हो गई। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है ऐसे प्रोवाइड करवाई जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। एक्वायर्ड बर्थ से प्रेजेंट नहीं है, लाइफ स्पान के दौरान जो एंटीजन जो पैथोजेंस है उनके एनकाउंटर के द्वारा वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो इनहेरिटेड नहीं है पेरेंट से। फ्रॉम बर्थ भी बोल दिया और ये भी बोल दिया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू किसके अंदर, एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है जी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एक्वायर की गई है वो AMIS और CMIS फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू, बिल्कुल ठीक है कि सेल के द्वारा जो टी सेल वगैरह होगी, एंटीबॉडी ब्लड में बनने वाले डिफरेंट एंटीबॉडीज के द्वारा। इनेट इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो जन्म से पाई जा रही है वो तो नॉन स्पेसिफिक होती है, सभी के विरुद्ध ही लड़ती है, स्पेसिफिक नहीं है। तो ये कह रहा है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये गलत हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, और वो स्पेशलाइज्ड सेल T और B सेल कहलाते हैं, एंड एंटीबॉडी दैट सर्कुलेट इन द ब्लड। ठीक है जी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनके द्वारा बनती है। इसका मतलब करेक्ट ही पूछा है हमसे, करेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 59 को अप्रोच हम कर चुके हैं, और 59 में हमारा आंसर जो है वो कौन सा चला गया, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 60, 2 कॉलम दिए हैं, मैच करना है इनको। देखें, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी ए के लिए ऑप्शन नंबर 4, 3 और 5 दे रखा है। तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पहले तो एक्टिव और पैसिव का मतलब समझ लें। एक्टिव का मतलब अगर ह्यूमन बॉडी खुद इन्वॉल्व होती है क्या बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में और किसी भी एंटीजन के विरुद्ध लड़ने में, तो वो एक्टिव कहलाता है। और बाहर से ही अगर डायरेक्ट एंटीबॉडीज आती हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी बन जाएगी। एक्टिव नेचुरल है, एक्टिव नेचुरल मतलब इंडिविजुअल की बॉडी खुद बनाएगी, और नेचुरल मतलब कोई इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाया। इसका मतलब एनकाउंटर हुआ है पैथोजन के साथ में। और ऐसा देख लें कौन सा ऑप्शन है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पैथोजन दैट हैव, इसका मतलब ए का जाना चाहिए थर्ड। इन्नेट डिफेंस, जन्म से ही जो डिफेंस पाया जा रहा है, ए का थर्ड जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं जाएगा। बी का फोर्थ बता रखा है, इन्नेट डिफेंस, जन्म से ही सरफेस बैरियर पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, प्राकृतिक रूप से बॉडी में आई है और डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर रही है एंटीजन को। इम्यून सिस्टम जो है वो खुद एंटीबॉडी एक्टिवली नहीं बना रहा है, तो पैसिव कहलाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लेसेंटा। सी का 5 होना चाहिए, सी का 5 का मतलब हमारा हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन जाना चाहिए। डी का और देख लें, एंटीबॉडीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन, एंटीबॉडीज का काम होता है बॉडी में पाए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन वो करवाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, इनके बीच में एक टाइम लैग होता है जो कुछ सालों से, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक हो सकता है, 5 से 10 साल भी हो सकता है। और ऐसा किसके केस में देखा जाता है? एड्स के केस में देखा जाता है। डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है 62। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। रेफर टू वेन डायग्राम। इसमें देखो पी वायरल डिजीज है और पी वायरल डिजीज का मतलब हो गया, यहां पर देखें आप, ये तो डिप्थीरिया, ये तो कैसा हो गया? बैक्टीरियल हो गया, ठीक है जी। तो डेंगू जाना चाहिए, पोलियो जाना चाहिए, पोलियो जाना चाहिए, 1 2 4 में से ऑप्शन जाना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर, वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिजीज क्यू की अगर बात करूं तो ये तो हमारा हट गया ना, ऑप्शन नंबर 3 तो काट ही दो आप। तो फिर वेक्टर के द्वारा मलेरिया वेक्टर है, लेकिन कॉमन कोल्ड वेक्टर नहीं है, ठीक है जी। पोलियो भी वेक्टर के द्वारा नहीं है, तो पी वायरल डिजीज पोलियो हो गया और डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर मलेरिया हो गया, ठीक है जी। मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है आर का मतलब ये, ठीक है जी। आर इन दोनों में आ रहा है, वायरल भी है, वेक्टर के द्वारा भी है। तो डेंगू आप देखें कि डेंगू जो है वो कैसा हो गया? वायरल हो गया, बिल्कुल ठीक है। और वेक्टर के द्वारा भी वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है जी। तो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिटेड डिजीज कहला रही है डेंगू, और डेंगू जो है वो किसके द्वारा? एडिस इजिप्टी के द्वारा, ठीक है। फ्लेवी आर्बो वायरस बन जाएगा इसका, और ट्रांसफर करने के लिए कौन बन जाएगा? एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी इसके द्वारा वेक्टर बन जाएगा, वो वेक्टर हो गया और फ्लेवी आर्बो वायरस कहला गया, ये भी सही है। एच का मतलब वो क्या होना चाहिए? प्लेग होना चाहिए, ठीक है जी। प्लेग का मतलब हो गया कि वो क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज बन गया, क्योंकि एस कौन से गोले के अंदर आ रहा है? इस गोले के अंदर आ रहा है, तो बैक्टीरियल डिजीज होना चाहिए एस, और एस बैक्टीरियल डिजीज का मतलब हो गया वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है और फ्लिया के द्वारा ट्रांसमिट भी हो रहा है, क्योंकि एस इस गोले का पार्ट भी बन रहा है। लेकिन एस जो है वायरल नहीं है, क्योंकि वायरल वाला गोला यहां तक ही पाया जा रहा है, ठीक है। तो एस इन दोनों में आना चाहिए। बैक्टीरियल डिजीज भी हो गया प्लेग, और ट्रांसमिटेड बाय द फ्लिया, रेड फ्लिया के द्वारा ट्रांसमिट भी होता है, तो ये हो गया। और लास्ट कह रहा है टी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज बनी गया, ये यहीं पे स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। 63, which of the following statement is correct regarding the number of helper T cell and viral concentration in the blood? इसका मतलब ब्लड में वायरल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हेल्पर टी सेल का नंबर काउंट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, हेल्पर टी का नंबर कम हो जाएगा। एज द नंबर ऑफ HIV इंक्रीजेज, तो हेल्पर टी सो डू का मतलब उसका भी नंबर बढ़ जाता है, गलत बात है। नंबर ऑफ HIV इंक्रीजेज, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल डिक्रीजेज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ HIV डिक्रीजेज और नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल डिक्रीजेज, तो HIV का नंबर कम होने पर हेल्पर टी सेल डिक्रीज हो जाती हैं ना, बढ़ने पर ये घट जाती हैं। और ये कह रहा है कोई रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप होता है HIV का इन्फेक्शन जो बढ़ेगा तो हेल्पर टी सेल काउंट कम होता जाएगा। नेक्स्ट, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, डेंगू किसके द्वारा है जी? डेंगू अभी पहले भी अपने बात की थी, किसके द्वारा हो गया? ये वायरस के द्वारा फैलने वाली डिजीज कहलाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो अपना ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 64 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एक डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन हो गया आपको, और इसके लिए वायरस भी आपको पहले बता दिया था। डेंगू फीवर के लिए कौन सा है? फ्लेवी आर्बो वायरस। नेक्स्ट 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ डिजीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिखा रखा है। एलिफेंटियासिस, वुचेरेरिया, बैंक्रॉफ्टाई, और ये कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड के द्वारा ये इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है जी। तो इसका जो इन्फेक्शन फैलता है वो बाइट ऑफ एडिज एंड क्यूलेक्स इसके द्वारा फैलता है। ये आपको याद रखना है कि बाइट ऑफ एडिज एंड क्यूलेक्स, एडिज एंड क्यूलेक्स ये आना चाहिए, ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया कि विद इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर दे रखा है, एडिज और क्या आना चाहिए था? क्यूलेक्स आना चाहिए था। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, बाइट ऑफ मेल एनोफिलीज नहीं, फीमेल आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया हमारा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी इंस्पायर्ड एयर नहीं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये फैलता है, तो ये गलत हो गया।
न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा जो छींकने के दौरान, खांसने के दौरान निकलती हैं, उनके दौरान फैलता है। तो करेक्ट ऑप्शन ही पूछा है हमसे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। द मेन रीजन व्हाई एंटीबायोटिक्स कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैक्टीरिया। तो सभी एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट क्या रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और इसके द्वारा जो है वो देखें आप, insensitivity of individual, prolonged exposure to antibiotics। अगर एंटीबायोटिक्स लगातार ली गई हैं तो इंडिविजुअल इनसेंसिटिव हो जाएगा ना, जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या म्यूटेंट स्ट्रेन पैदा कर देगा। और म्यूटेंट स्ट्रेन का ऑप्शन देख लें, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक बैक्टीरियल एंजाइम इनको इनएक्टिवेट नहीं करता है, वो तो म्यूटेंट स्ट्रेन डेवलप करेगा। डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम नहीं, डेवलप ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू दी एंटीबायोटिक। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर ही कोई ऐसा स्ट्रेन पैदा हो गया है जो उस एंटीबायोटिक के प्रति जो है वो क्या है, रेजिस्टेंट हो गया है। द यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन एड्रेनालिन स्टेरिन क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ, एलर्जी के केस में, ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना है आपको। तो एलर्जी के केस में जो है वो एंटीहिस्टामिन एड्रेनालिन स्टीरॉयड में भी कोर्टिसोल फॉर्म जो है वो इसको एलर्जी को लोअर डाउन कर देती है। नेक्स्ट, Which one of the following technique is safest for detection of cancer? कैंसर के डिटेक्शन में सबसे सेफ टेक्निक एमआरआई कहलाती है क्योंकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है इसमें काम में ली जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है इसमें आयोनाइजिंग एक्सरे रेडिएशन को यूज लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा एमआरआई, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण। 2 कॉलम दिए हैं, मैच करना है इनको। हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आना चाहिए, ए का जो है 6 आना चाहिए। ए का 6 का मतलब हो गया फर्स्ट तो नहीं आएगा, ठीक है जी, फर्स्ट का मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन था। अगला कह रहा है बी में 5th आना चाहिए, बी अट्रैक्ट फेगोसाइट टुवर्ड एंटीजन, किलर टी सेल अटैच होगी एंटीजन से और फेगोसाइट को अट्रैक्ट करेगी उसकी ओर, ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है इसको, ठीक है जी। तो किलर टी सेल के द्वारा अटैच होना या एंटीबॉडी का एंटीजन से अटैच होना, ये फिनोमिना ऑप्सोनाइजेशन का बनेगा। इसका मतलब बी का 5th आ गया, सही है। उसके बाद सी का 1st और 4th दोनों कह रहे हैं इम्यूनोसप्रेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और 4th का मतलब हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनोसप्रेशन जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो उस समय इम्यूनोसप्रेशन इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, कोर्टिसोल के रूप में भी दिया जा सकता है। तो सी का आंसर आएगा 1st, और 1st आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा, 4, 5th 1st। डी का 3rd है, रिडक्शन इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट 3rd, 8 सही है, अभी भी बात की थी हमने, तो 3rd आना चाहिए। अब ई का देखें 4th और 2nd में से क्या आएगा। ई का मतलब हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस, 4th क्या दे रखा है, एक्टिव इम्यूनिटी 6 वो, और 2nd क्या दे रखा है, ऑटो इम्यून डिजीज। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो आंसर हमारा कौन सा चला जाएगा, ये वाला 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एफ का क्या दे रखा है, 4th दे रखा है। एफ का मतलब इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन का मतलब हो गया एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है इंडिविजुअल को। ये जो 2 स्ट्रक्चर की हमारी बात हुई थी, मॉर्फिन पहले आ गया था और ये वाला स्ट्रक्चर फिर आ गया, और ये किसको दिखा रहा है, कैनाबिनोइड का स्ट्रक्चर उसके स्केलेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैनाबिनोइड्स कहलाएगा, ठीक है। Which one of the following pair of disease can spread through the blood transfusion के द्वारा कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड ब्लड अगर फ्रेश इंडिविजुअल में पहुंचाया जाता है। हेपेटाइटिस के केस में ऐसा होता है और एड्स के केस में ऐसा होता है। हे फीवर जो है वो एक एलर्जिक डिजीज बन गई, पोलन्स के द्वारा फैलती है। कोलेरा जो है वो वाटरबॉर्न कहला गया, और डायबिटीज और मलेरिया ये दोनों ही इससे ब्लड से नहीं फैलती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस और एड्स फैलेगा, ठीक है। Which test is performed to confirm the typhoid fever? टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट है जी, विडाल टेस्ट है, याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है। एलिसा टेस्ट किसके लिए हो गया, एड्स के लिए। बायोप्सी जो और सिक टेस्ट ये भी आपको, बायोप्सी जैसे कैंसर के केस में जो है वो सस्पेक्टेड टिश्यू को कट किया जाता है, ठीक है जी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो गई। इन मलेरिया फीवर एंड चिल अकर एवरी 3 to 4 डेज में रिपीटेड साइकिल चलती है फीवर की, ऐसा हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स के रिलीज होने के कारण होता है, और आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन दोनों दिया है। पर्सनल हाइजीन में आ जाएगा कि बॉडी को क्लीन रखना
और कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह ये लिया जाना। रेगुलर एक्सरसाइज जो है पर्सनल हाइजीन का पार्ट नहीं है, ये तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, तो ये इसके अंदर शामिल नहीं है। और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है वो पब्लिक हाइजीन का पार्ट हो जाएगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब ए और बी जाना चाहिए आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द इन्फेक्शन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। प्रोटोजोल फॉर्म बन जाएगी, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, इट इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट देखना है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन, बिल्कुल ठीक है। इट इज पैरासाइट इन स्मॉल, नहीं लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए था, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। और हाउस फ्लाई जो है इसका मैकेनिकल कैरियर बनता है। ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन टू सेव सर्टेन पेशेंट फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच ऑर्गन। ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन में किस इम्यूनिटी का रोल होता है, तो CMIS एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना है, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। HLA एंटीजन की पहचान अगर नहीं हो पाएगी तो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इस ग्राफ्ट के अगेंस्ट जो है वो काम करेगा, ठीक है। ए पर्सन हु मेट रोड एक्सीडेंट, और रोड एक्सीडेंट हो गया, लाइकली टू डेवलप टिटनेस, उस इंडिविजुअल को हो रहा है तो उसको पहले से ही प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाएंगी। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी का इसका इमरजेंसी केस में दी जाने वाली एंटीबॉडीज होगी, जैसे स्नेक बाइट के केस में हो गया, टिटनेस के केस में हो गया, ठीक है। थर्ड करेक्ट आंसर। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम जो है वो आफ्टर पार्चुरेशन जो नेक्स्ट 2 और 3 डेज होते हैं तो हाई एंटीबॉडी रिच येलोइश कलर का जो फ्लूइड यूजेज आउट होता है या रिलीज आउट होता है ब्रेस्ट से, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। और डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं न्यू बॉर्न बेबी को ये फीड करने के लिए, ठीक है जी। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय, न्यू बॉर्न बेबी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं है, ये तो मदर के द्वारा सिंथेसाइज्ड होगा। नेचुरल सोर्स है एंटीबॉडीज का, दैट इज स्कैटर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ, ये सही हो जाएगा, सेकंड जो है करेक्ट आंसर। कंटेन प्राइमरली फैट पाया जाता है, नहीं जी फैट की प्रेजेंस की बात नहीं करनी है इसके अंदर। इज एन एंजाइम, एंजाइम नहीं है ये, ठीक है। तो ये तो कैसा हो गया, न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो ब्रेस्ट से, या न्यूट्रिटिव मिल्क हो गया जो एंटीबॉडी रिच होता है। मेनली एंटीबॉडी कौन सी, IgA टाइप की कहलाती है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सही का चुनाव करना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट, बिल्कुल ठीक है, ईस्ट से प्रोड्यूस की गई है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कोलेस्ट्रॉम रिच इन IgD नहीं, IgA होना चाहिए। IgA क्रॉसेज द प्लेसेंटा, IgA नहीं IgG होना चाहिए, ये IgG आना चाहिए और यहां पर IgA आना चाहिए, और मोर देन वन ऑप्शन तो जाएगा नहीं। आंसर कौन सा करेक्ट है, पहला आंसर करेक्ट हो गया। Which one of the following statement is correct with regard to the principle of safe blood transfusion के लिए क्या जरूरी है, तो याद रखें ब्लड ट्रांसफ्यूज जब किया जाता है तो किसी भी इंडिविजुअल का जब ब्लड लिया गया तो उसे प्रेसिपिटेशन के द्वारा सारे पार्ट उसके अलग कर लिए जाते हैं, एंटीजन अलग कर लिया, एंटीबॉडी अलग कर लिया, ठीक है जी, प्लेटलेट्स उसकी अलग कर ली। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो ट्रांसफ्यूजन कोई भी डोनर इंडिविजुअल है, डोनर से अगर रेसिपिएंट में जाएगा तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होगा आरबीसी दी जाती है। इसका मतलब डोनर जो पार्ट है उस डोनर पार्ट में आरबीसी के एंटीजन को देखा जाता है, और जो रेसिपिएंट है जो ब्लड को ले रहा है उसके प्लाज्मा को, सीरम को देखा जाता है, ठीक है जी। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। इसका मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB ब्लड ग्रुप है ना, और AB ब्लड ग्रुप में आप सभी को पता है एंटीबॉडी नहीं होती। इसका मतलब वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बना, क्योंकि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है। तो डोनर की तो क्या देखनी है, आरबीसी के एंटीजन देखने हैं, और रेसिपिएंट का क्या देखना है, प्लाज्मा की एंटीबॉडी देखनी है। ऐसा ही ऑप्शन देखना है हमें। द डोनर आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी बता रहा है तो ये मैचिंग तो नहीं बनती, आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन होते हैं। रेसिपिएंट सीरम जो है वो एंटीजन नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट सीरम की बात कर रहा है, इसका मतलब एंटीजन नहीं एंटीबॉडी आनी चाहिए। रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन द एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरबीसी ऑफ द डोनर, ये बात सही हो जाएगी। डोनर की आरबीसी का एंटीजन होना चाहिए और रेसिपिएंट के प्लाज्मा में क्या होना चाहिए, एंटीबॉडीज होना चाहिए। आरबीसी पर एंटीजन, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। रेसिपिएंट आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, रेसिपिएंट आरबीसी बोल रहा है, आरबीसी पर एंटीबॉडी नहीं, आरबीसी पर तो एंटीजन होते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है, तो आंसर थर्ड चला जाएगा। Which of the following represent the correct sequence of event of defense by the leukocyte? RSPT, redness, swelling, pain और टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है जी। RSPT के रूप में इनको जानते हैं, और जहां रेडनेस आएगी वहां एक्चुअल में क्या होगा, सबसे पहले इन्फ्लामेशन कोज होगा, तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन आना चाहिए। इन्फ्लामेशन ये आ गया, इन्फ्लामेशन ये आ गया। उसके बाद में कहता है इन्फ्लामेटरी साइट पर स्वेलिंग आएगी, क्योंकि
डायलेशन होगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा, तो वहां से WBC लीक आउट होकर बाहर पहुंचेंगी, इसे डायापिडेसिस कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन के बाद डायापिडेसिस आना चाहिए। ये सीधा कीमोटैक्सिस करवा रहा है, नहीं। अब कीमोटैक्सिस होता है, इसका मतलब जो भी वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज हो रहे हैं तो WBC उनकी ओर इंटरेक्ट होती है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो गया, उनका फेगोसाइटोसिस किया जाता है और उनको फिर डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा किसका, ल्यूकोसाइट के डिफेंस मैकेनिज्म का। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बी एंड टी सेल, तो इनकी बेसिक डिफरेंस जो है वो कौन सा बनेगा कि इनकी मैच्योरेशन साइट जो है वो डिफरेंट होती है। बी सेल बोले तो बोन मेरो में मैच्योरेशन, टी सेल थाइमस मैच्योरेशन, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर। ये कुछ कंपोनेंट दिए इननेट इम्यूनिटी के, हाउ मेनी ऑफ देम फिजियोलॉजिकल बैरियर, स्किन जो है वो कैसा है, फिजिकल है। म्यूकस कोटिंग कैसा है, फिजिकल है, ठीक है जी। फिजियोलॉजिकल में टीयर आ जाएगा और स्लाइवाइन माउथ आ जाएगा। इंटरफेरॉन जो है वो कौन सा आएगा, साइटोकाइन बैरियर आएगा, साइटोकाइन, ठीक है। और ये मोनोसाइट जो है वो सेलुलर बैरियर के अंदर काउंट हो जाएगा। तो आंसर जाना चाहिए हमारा सी और डी। सी और डी का मतलब दो ऐसे हैं जो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर काउंट किए जाएंगे। ऑटो इम्यूनिटी इज कॉज्ड ड्यू टू, तो ऑटो इम्यूनिटी खुद का ही इम्यून सिस्टम वर्क करने लग जाता है, ठीक है, खुद के ही ऑर्गन के विरुद्ध। इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी या हमारे इम्यून सिस्टम एक एबिलिटी है, वो डिफरेंशिएट कर सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ को। अगर ये एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर देगा। एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। अब हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर एबिलिटी हो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की, तो ये तो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यूनिटी नहीं है, आंसर नहीं जाएगा। इनएबिलिटी ऑफ इम्यून सेल इन डैमेजिंग सेल रिप्रेजेंटिंग फॉरेन एंटीजन, तो ऑटो इम्यूनिटी में फॉरेन एंटीजन अगर कोई है तो उसको तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, वो तो खुद के ऑर्गन के अगेंस्ट भी काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है जी, ठीक है जी। नॉर्मल इम्यूनिटी में भी ऑटो इम्यूनिटी में भी फॉरेन एंटीजन को तो डिस्ट्रॉय किया ही जाता है। इनएबिलिटी ऑफ इम्यून सेल टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ सेल, खुद की और पराई कोशिकाओं में विभेद करने की अक्षमता जो होती है वो ऑटो इम्यूनिटी है, सही है। और एबिलिटी ऑफ इम्यून सेल टू डैमेज सेल्फ सेल, इसका मतलब ऑटो इम्यूनिटी में एक एबिलिटी आ जाती है कि वो खुद की सेल को ही डैमेज कर देता है, ये बात भी सही है। सी और डी जो है वो करेक्ट आंसर चले जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच टेक्निक 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन आर जनरेटेड, 3D इमेज जो है वो हमने पहले भी देखी थी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के केस में, सीटी स्कैन के केस में 3D इमेज इंटरनल ऑर्गन की। MRI में भी 3D है, इसमें भी 3D है। यहां पर देखें आप, एक टेबल दे रखी है और ए और बी के लिए यस और नो का पता करना है। ट्यूमर फॉर्मेशन अगर होता है तो नॉर्मल सेल में नो आना चाहिए, कैंसरस सेल में यस आना चाहिए। इसका मतलब ए तो नो होना चाहिए, ए नो का मतलब ये दोनों, और बी जो है वो यस होना चाहिए, इसका मतलब आंसर ये जाना चाहिए सेकंड वाला। क्रॉस चेक कर लें, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में यस, इसका मतलब बी का मतलब यस है ना, और कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कैंसरस सेल में डिस्ट्रॉय हो जाता है तो नो। मेटास्टेसिस नॉर्मल सेल में नो, और बी का मतलब यहां पर कैंसरस सेल में मेटास्टेसिस पाया जाता है, तो आंसर सेकंड चला जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग depresses brain activity and produces feeling of calmness, relaxation और drowsiness, इसका मतलब उनिंदापन की भावना पैदा करते हैं। ऐसा किसके, बेंजोडाइएज़ेपाइन्स जो हैं उसके केस में देखा जाएगा, ठीक है जी। एम्फेटामिन्स फॉर्म जो है वो स्टिमुलेंट बन जाती हैं, ठीक है। मॉर्फिन जो है सेडेटिव है और ये उनके सर्जरी के केसेज में दिया जाता है, लेकिन ये ड्राउजीनेस, रिलैक्सेशन, कामनेस के लिए नहीं है, ठीक है जी। हशीश, चरस, गांजा ये फॉर्म जो है ये डिप्रेशन के केस में नहीं दी जाती हैं, ओके। तो ड्रग्स वाले पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। एक जैसा मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करवाया गया है उसके अंदर एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी इसका दिया है कि कौन सा जो है साइकोट्रोपिक ड्रग है, कौन सी साइकिडेलिक ड्रग है, उस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कर ले, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये। बार्बिचुरेट और बेंजोडाइएज़ेपाइन्स आर यूज्ड क्लिनिकल कंडीशन, एनसीईआरटी की लाइन है, और एम्फेटामिन्स भी शामिल किया गया है इसके अंदर कि ये कब काम में, कौन सी क्लिनिकल कंडीशन को ट्रीट करने में, इसका मतलब डिप्रेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स काम में ली जाती हैं। निकोटीन्स जो हैं वो कैसे हैं जी, एल्केलॉइड हैं, सब में एल्केलॉइड आ रहा है, ठीक है।
और स्टिमुलेट करते हैं किसको, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। ये थायराइड नहीं आना चाहिए, एड्रिनल आना चाहिए, क्योंकि वहां पर दिया है रिलीज एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच। अब एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन कैटेकोलामीन है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो ये पर तो रेज कह रहा है, यहाँ पर ये डिक्रीज कह रहा है, तो ये गलत हो गया। आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। और लास्ट में कह रहा है कि टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। तो आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, एलएसडी, चरस आर हेलुसिनोजेनिक ड्रग कहलाती हैं। एलएसडी हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ठीक है जी। तो ये सारी कैसी बन गई, हेलुसिनोजेनिक, इसका मतलब विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग कहलाती हैं। दीज ड्रग अल्टर थॉट, फीलिंग और परसेप्शन। विजन प्रोड्यूसिंग का मतलब ये बात भी करेक्ट होगी कि इनको हेलुसिनोजेनिक क्यों बोला है, क्योंकि ये विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग कहला रही है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन गया। तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो ये हमारा आज का पेपर रहा और इसका ये वीडियो सॉल्यूशन आपने देखा। अच्छे कंसेप्ट होप करता हूं डेवलप हुए होंगे, और जो भी अच्छी चीजें हैं जो आपका मिस हुआ है, उस मिस हुए कंसेप्ट को अपनी एनसीईआरटी में बगल में लिख लें कि मेरा यहाँ से ये गलत होता है। एक्चुअल में ये पेपर करवाए भी इसीलिए जाते हैं कि आपको पता लग पाए कि आपके अंदर कहाँ कमी और रह गई, इस टॉपिक में और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहें और अपना जो ड्रीम डेस्टिनेशन है, जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपने सोच रखा है, उसकी ओर बढ़ते रहें। ओके, तो बेस्ट विशेष के साथ फिर से मिलेंगे अगले पेपर में। धन्यवाद। जय CLC।